जय हिंद। आज समझेंगे कोशिका के बारे में। चलिए कोशिका के बारे में समझते हैं। पहला समझते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होता है? कोशिका देखिए, एक कोशिका हमारे शरीर जो है छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। समझते हैं। कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। और कोशिका का टेक्निकल नाम हुआ साइटो। इसको हम बायोलॉजी में साइटो कहते हैं। समझ गए? उसके बाद समझते हैं कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद समझते हैं कोशिका का खोज या जनक। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किए थे। इन्होंने जब खोज किए थे, एक तरह से मान सकते हैं कि एक मधुमक्खी का आप छत्ता देखे होंगे, उस तरह में छोटा छोटा 6 सनक होता है, जगह आकार का होता है। उसी तरह से एक कॉर्क लिए थे, उसमें ही देखे थे। जब माइक्रोस्कोप से जूम किए थे तो कोशिका को पता चला कि मृत कोशिका है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मृत कोशिका खोज किसने किया था। तो मृत कोशिका खोज भी रॉबर्ट हुक ने किए थे, और कोशिका खोज भी रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 ईस्वी में। आगे चलते हैं। जीवित कोशिका। अब कहा था जीवित कोशिका ल्यूवेनहुक। इसका पूरा नाम होता है एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक को कहा जाता है। कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन स्वान। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन स्वान दिए थे। इन्होंने बताए थे कि एक कोशिका अगर मरा तो नए कोशिका मरा था वो तो खत्म हो गया, जो कोशिका नया निर्माण करेगा। तो एक कोशिका मरा तो बगल वाला जो होता है कोशिका उसका क्या करता है, निर्माण करता है। तो वही इन्होंने सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक ने। उसके बाद समझते हैं जीवों में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो जीवों में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका समझते हैं। तो जीवों में सबसे छोटी कोशिका किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। और जीवों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। जीवों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच एग कहा जाता है। अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच एग कहा जाता है। उसके बाद समझते हैं मानव में। मानव में सबसे छोटी कोशिका समझते हैं। मानव में मेल में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। अंग्रेजी में बोले तो स्पर्म होता है। अंग्रेजी में स्पर्म होता है। उसके बाद समझते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो फीमेल में पाया जाता है, जिसको हम ओवम कहते हैं, हिंदी में अंडाणु कहते हैं। उसके बाद मानव में सबसे लंबी कोशिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क के अंदर जो होता है कोशिका उसको कहा जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन को मानव में सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है। यहाँ समझते हैं सबसे तेज विभाजन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे तेज विभाजन किसमें होता है, सबसे तेज विभाजन किसमें होगा। तो यहाँ देखिए सबसे तेज विभाजन यकृत लीवर में होगा। यकृत लीवर में। देखिए लीवर का बहुत सारा नाम होता है। अंग्रेजी में लीवर हो गया, उसके बाद यकृत हो गया, उसके बाद इसे जिगर भी कहते हैं। नहीं कहता होगा, मम्मी पापा कहते हैं ये तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। उस सब पर नहीं जाइए, वो सब क्या है, सब जिगर, लीवर, हमारे बेटा लीवर का टुकड़ा है, उस पर नहीं जाइएगा। तो जिगर, लीवर, यकृत सब एक ही हुआ। वो तो कहावत था, पहले मम्मी पापा कहते थे। उसके बाद समझते हैं शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण जैसे, तो पहले समझते हैं पहले निर्माण कैसे हुआ। पहले क्या, कोशिका। कोशिका के बाद उत्तक, जिसको हम अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। उसके बाद अंग बना, उसके बाद पूरा हमारे शरीर का निर्माण हुआ। उसके बाद समझते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली समझाते हैं। मानिए कि ये है, ये जो है ये कोशिका झिल्ली है। क्या है ये? कोशिका झिल्ली। इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ये देखिए और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। अब मानिए कि कोशिका का अंग बहुत सारा है, अगर कोई नहीं झिल्ली रहेगा तो अंग जितना अंदर कोशिका के सब क्या होगा, इधर उधर भाग जाएगा, छिड़िया जाएगा। इसीलिए पहले क्या होगा, कोशिका झिल्ली। इसमें पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कहता है कोशिका झिल्ली के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। तभी आपको बताए कोशिका के जितना भी अंग होगा सब किस में रहेगा, कोशिका झिल्ली में रहता है। समझते हैं कोशिका भित्ति। अंग्रेजी में इसे सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। ये कहता है ये सिर्फ पादप में होता है। ये सिर्फ पादप को देखिए, पादप होता है हिंदी भाषा, और पेड़ पौधा जो हम कहते हैं उसको उर्दू भाषा में
पेड़ पौधा कहा जाता है। हिंदी भाषा हो गया पादप को कहते हैं। पादप समझ गए। कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा? ओनली पादप में पाया जाएगा। कहता है ये सेलुलोज का बना होता है। देखिए पादप में कोशिका भित्ति कैसे पाया जाता है। जैसे देखिए ये पहले क्या हुआ, कोशिका यहाँ समझे थे पादप और जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली, तो पादप में भी कोशिका झिल्ली, जंतु में भी कोशिका झिल्ली हो गया। उसका समझते हैं। देखिए कोशिका भित्ति कहता है ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। आपको पता होगा कि कोशिका झिल्ली अगर इसमें है तो पादप में कहता है ये सेलुलोज का बना होता है। ये किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। देखिए इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर इसको हम सेल वॉल कहते हैं। कोशिका झिल्ली के ऊपर जो एक परत पाया जाता है इसको हम सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो आप देखते होंगे पेड़ पौधा देखें क्या कहते हैं उसको? छाल। हाँ छाल। तो उसको क्या कहते हैं? वो क्या है? सेलुलोज का बना होता है। इसका जो ऊपरी परत जो होता है किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और कोशिका भित्ति का काम होता है सुरक्षा और प्रदान करना, सुरक्षा करना और प्रदान करना। आगे समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। उसके बाद इसका खोज या जनक कहते हैं अल्टमैन को। किसको कहा जाता है? अल्टमैन को कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, पहले श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले क्या होगा, यहाँ से सांस लेंगे, पहले कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा से होते हुए कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां श्वास रहा। और श्वास में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल उसी के वजह से क्या बनता है? आर्थिस एटीपी। आर्थिस एटीपी आगे वाले वीडियो में समझाएंगे कि सब माइटोकॉन्ड्रिया का एक अलग से बताएंगे आपको क्या होता है, इसके बारे में पूरे डिटेल्स पढ़ाएंगे। तो अभी समझ लीजिए ये श्वसन होता है। श्वसन के बाद क्रेब्स साइकिल चलाता है। उसके बाद आर्थिस एटीपी का निर्माण करता है। उसके बाद इससे क्या होगा? ग्लूकोज का निर्माण होगा। ग्लूकोज के बाद एनर्जी। तो समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितना स्टेप के बाद हमारे शरीर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। इसके आंतरिक दीवारों को किस्टी कहा जाता है। मानिए कि यह कोशिका झिल्ली था, इसके ऊपर सेल वॉल थे, सेल वॉल था, ये कोशिका झिल्ली। मध्य कोशिका के अंदर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो आंतरिक होगा, आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को क्रिस्टी कहा जाता है। समझ गए? और ये ऊर्जा का निर्माण करता है। देखिए यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसे कहा जाता है शक्ति गरा भी कहा जाता है, शक्ति गरा भी कहा जाता है, और पावर हाउस भी कहा जाता है। समझ गए? तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा चीज कहा जाता है। उसके बाद समझते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या है तो पहले समझ लेते हैं। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। उसके बाद ये ऊर्जा परिवहन का काम करता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाया? ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाया? ऊर्जा। उसके बाद गोल्जी बॉडी काम देखिए। गोल्जी बॉडी काम है जहां जहां ऊर्जा शरीर में सबसे ज्यादा लगेगा वहां गोल्जी बॉडी का काम है पूरे शरीर में ऊर्जा को बांट देना। पूरे शरीर में ऊर्जा को बांट देना, यही काम होता है गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी क्या काम है? ये ऊर्जा परिवहन का काम करता है। यातायात आने जाने का मतलब ऊर्जा को इधर से उधर करने का काम गोल्जी बॉडी का होता है। उसके बाद समझते हैं राजधानी। राजधानी क्या होता है? वोक्यूल्स, अंग्रेजी में वोक्यूल्स कहा जाता है। ये जल का संग्रह करना, इसका काम है जल का संग्रह, स्टोर करना कहते हैं। जैसे पानी जो पीते हैं 1-2 लीटर क्या होता है? पेट में रहता है। उसके बाद जो भी पानी होगा सब कहाँ स्टोर होगा? सब जाके वोक्यूल्स में स्टोर होगा। हमारा जो मानव का वोक्यूल्स होता है वो छोटा होता है। मानव का वोक्यूल्स छोटा होता है और जो पेड़ पौधा होता है उसका बड़ा वोक्यूल्स होता है। समझ गए? उसके बाद कहता है स्टोर वाटर 65% क्या कहता है? पानी को स्टोर करके रखता है। और इसके आगे हम गोल्जी बॉडी और राजधानी के बारे में समझेंगे। समझ गए? फिर से समझ लेते हैं कि क्या होता है। कोशिका ये सबसे छोटी इकाई होती है। टेक्निकल भाषा में साइटो कहा जाता है। टेक्निकल भाषा में इसे साइटो कहा जाता है। इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। उसके बाद मृत कोशिका खोज भी रॉबर्ट हुक आपको बता दिए थे। जब ये माइक्रोस्कोप से जूम किए थे तो मृत कोशिका मिला था, इसीलिए मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो जीवित कोशिका खोज ल्यूवेन हुक ने किए थे। जीवित कोशिका खोज ल्यूवेन हुक ने किए थे। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिए थे। उसमें जीवों में सबसे छोटी कोशिका, संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। माइकोप्लाज्मा होगा। जीवों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, अंग्रेजी में से ऑस्ट्रिच एग कहा जाता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होगा?
मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु जो मेल में होता है, स्पर्म जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु को कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में ओवम कहा जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में होता है, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। उसके बाद समझते सबसे तेज विभाजन किसमें होगा? यकृत, लीवर, सबका ही काम होता है। शरीर का निर्माण का स्टेप समझ दिए। सब पहले क्या बनेगा? कोशिका, उसके बाद उत्तक, उसके बाद अंग, उसके बाद शरीर का निर्माण होगा। उसके बाद समझते कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में क्या हुआ था? ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु, पेड़ पौधा और एनिमल, कुत्ता बिल्ली मानव, सब में कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्रोटीन का बना होता है। ये जो कोशिका झिल्ली बना होता है, किसका बना होता है? प्रोटीन का बनाता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कहता है कोशिका झिल्ली के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका जितना भी होगा ना, देखिए लाइसोसोम, राजधानी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जितना भी कोशिका का अंग होगा सब किसमें रहेगा? कोशिका झिल्ली में रहेगा। उसके बाद समझते हैं कोशिका भित्ति। इसको अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। ये सिर्फ पादप में, ये सिर्फ ओनली पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधा में। इसके जो ऊपरी परत इसको सेल वॉल कहा जाता है। उसके बाद ये सिर्फ पादप में होता है। ये सेलुलोज का बना होता है। ये सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कहता है ये सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। उसके बाद समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम था? ऊर्जा बनाना। और ये खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। उसके बाद श्वसन। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? श्वसन। श्वसन के बाद क्या चलेगा? क्रेब्स साइकिल चलेगा। उसके बाद आरती से एटीपी बनेगा। आरती से एटीपी के बाद ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद एनर्जी का निर्माण करेगा। उसके बाद इसके आंतरिक दीवारों को केस्टी कहा जाता है। इसके आंतरिक दीवारों को केस्टी कहा जाता है। उसके बाद गोल्गी बॉडी समझते हैं। गोल्गी बॉडी का काम है पूरे शरीर में यातायात, आने जाने वाले जितना भी जहां एनर्जी ज्यादा होगा वहां एनर्जी पूरे शरीर में पहुंचाना। जैसे माने कि हम दौड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ? पैर में होगा। तो पैर में तो क्या होगा? गोल्गी बॉडी क्या करेगा? जाओ जाओ नो जो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा जाओ नो जाओ, पैर को दो एनर्जी, तो दौड़ रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको कहाँ चाहिए? जी में। जिम क्या होगा? गोल्गी बॉडी का माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा नो जाओ जिम दो। अगर जिम आ गया फिर से हम बोलने लगे, अगर नहीं बोल समझ गए, बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए गोल्गी बॉडी का काम है पूरे शरीर में जहां ऊर्जा का कमी होता है ऊर्जा का परिवहन करना। उसके बाद समझते हैं राजधानी। राजधानी ये जल का स्टोर रखता है, 65% जल का स्टोर रखते हैं। उसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे हम बतलाते हैं आगे दूसरा टॉपिक। इसमें समझते हैं कोशिका के सेंट्रोसोम। तारक काय समझते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का खोज बोबरी ने किया था। इसका काम है कोशिका विभाजन यानी कि पुनर्निर्माण करना। कोशिका विभाजन पुनर्निर्माण करना। कहता है लीवर में सबसे ज्यादा क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। देखिए पुनर्निर्माण कहता है कोशिका विभाजन सबसे तेज ये तीर का निशान जो आप देख रहे हैं, ये सबसे तेज का निशान। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होगा? लीवर में होगा। वहां पे जो कोशिका पाया जाता है सबसे तेज पाया जाता है कोशिका विभाजन करने वाले। तो समझिए सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है। और ब्रेन जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन होता है। देखते होंगे कभी कभी ब्रेन में चोट लगता है, माने कोई एक्सीडेंट बाइक होता है, कुछ भी होता है, ब्रेन जब चोट लगता है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। क्योंकि यहाँ होता है कि 90% न्यूरॉन होता है, 90% न्यूरॉन होता है और 10% गिलियल होता है। 10% गिलियल कोशिका जो होता है ये सब ज्यादा क्या कर देता है? कोशिका विभाजन कर देता है। इसीलिए ब्रेन में कैंसर हो जाता है जिसका नाम है ट्यूमर कैंसर। जो 10% गिलियल जो पाया जाता है ब्रेन में, 90% ऐसे न्यूरॉन पाया जाता है, बट 10% क्या पाया जाता है? गिलियल सेल। 10% गिलियल सेल पाया जाता है जो कि ब्रेन में सब ज्यादा बना देता है, कोशिका विभाजन कर देता है। इसीलिए ट्यूमर कैंसर हो जाता है। उसके बाद समझते हैं अंतःप्रादव्य जालिका समझते हैं, जालिया लिख दी है। अंतःप्रादव्य जालिका समझते हैं क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है समझते हैं। कहता है ये आंतरिक कंकाल का काम करता है। अब मानिए कि कोशिका है, ये कोशिका है। अगर मानिए कि कोशिका के अंदर कोई कंकाल का काम नहीं करेगा, क्या होगा? कोशिका पचक जाएगा। तो उसी का काम क्या करता है? आंतरिक कंकाल का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आंतरिक सहायता थी। एक मानिए कि घर में पिलर है, जैसे घर है छत, इसका सहायता कौन करता है? पिलर
पिलर जिस तरह से सहायता खा रहा है उसी तरह से क्या करता है अंतःप्राथमिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहायता करता है कि कोशिका को गोल रहने में सहायता करता है, उसको पचकने नहीं देता, इसका ही काम है। और समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का, एक होता है स्मूथ, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो वसा का निर्माण करता है। स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो वसा का निर्माण करता है, और रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। अब समझते, देखिए चित्र से समझते हैं। मानिए कि ये है, ये ऐसे है और एक ऐसे होता है। ये जो देख रहे हैं ये स्मूथ है, ये क्या है, इस साइड वाला जो है, ये साइड वाला जो है एकदम चिकना है, ये चिकना क्या है स्मूथ है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो खुरदुरा टाइप का है, ये खुरदुरा देखिए क्या कहता है रफ प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए ये भी क्या है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रफ। इसमें क्या होता है खुरदुरा टाइप, क्या होता है ये खुरदुरा जो है आपको ये प्रोटीन होता है, राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो क्या होता है प्रोटीन बसा, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बसा का निर्माण होता है, और रफ में प्रोटीन का निर्माण होता है। खुरदुरा है, खुरदुरा यही होता है। ये चिकना होता है बसा, जो बसा होता है तेल घी चर्बी, जैसे आप खाते हुए तेल घी चर्बी होता है, उसका निर्माण कौन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन का निर्माण भी कौन करता है राइबोसोम करता है। कौन करता है राइबोसोम करता है। उसके बाद समझते हैं यहाँ पे राइबोसोम, इसका जो यहाँ तो समझ लिए प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक भाग करता है। उसके बाद समझते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का काम है, राइबोसोम का खोज पहले समझ लेते हैं, पैलाइडे ने किया था। राइबोसोम का खोज पैलाइडे ने किया था। इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना, इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है राइबोसोम को। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम दो टाइप मिलता है, एक 70S जो छोटा होता है प्रोकैरियोटिक। आप देखिए जैसे छोटा होता है, मान लीजिए कि जनरल भाषा में समझते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप से जूम करके देख सकते हैं वो 70S होता है, और जिसे हम माइक्रोस्कोप से जूम करके नहीं देख सकता, ऐसे ही देख सकते हैं, वो बड़ा होता है जिसे यूकैरियोटिक कहते हैं। इसके बारे में अलग से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, इसका अलग टॉपिक बताएंगे, डिटेल्स आपको समझाएंगे। समझ गए 70S किसमें, प्रोटीन का फैक्ट्री किसमें होता है राइबोसोम होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसमें होता है राइबोसोम में, और खोज पैलाइडे ने किया था, प्रोटीन का निर्माण भी राइबोसोम किया था। उसके बाद समझते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, देखिए केंद्रक देखिए समझते हैं। इसमें आपको बता थे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वॉक्यूल्स पढ़ा दिए थे, राइबोसोम बता रहे थे। राइबोसोम देखिए ये जो है कोशिका है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है सबका मालिक होता है। किसका, ये सबका मालिक होता है। सबका देखभाल कौन करेगा न्यूक्लियस। केंद्रक जो होता है सब, जितना भी कोशिका के अंग जो अंदर होगा उसका सबका मालिक कौन होगा न्यूक्लियस होगा। कहता है केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है न्यूक्लियस। वही बोले अभी, जितना भी इसके बगल वाला जो कोशिका का अंग होगा, जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ और गोल्जी बॉडी हुआ, सबको कंट्रोल कौन करेगा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो कहते हैं कि जैसे कि आपके फैमिली में एक गार्जियन होता है, तो सबको कंट्रोल कौन करता है गार्जियन। उसी तरह से न्यूक्लियस सब कोशिका अंग को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए कोशिका का ब्रेन भी न्यूक्लियस कहा जाता है, कंट्रोलर भी कोशिका न्यूक्लियस को ही कहा जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है डीएनए आरएनए जीन। डीएनए आरएनए हम अगले वीडियो एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डीएनए और आरएनए में अंतर बताएंगे। उसके बाद इसके समझते इसके अंदर प्रोटीन 80% होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन 80% प्रोटीन पाया जाता है, और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर डीएनए 10% पाया जाता है, और अन्य तत्व जो होता है वो 10% पाया जाता है। तो यहाँ तक समझने फिर से समझ लेते हैं। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये कोशिका का ब्रेन सबको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, सबको आदेश देता है ये काम करो, गोल्जी बॉडी तुम परिवहन करो, माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा बनाओ, वॉक्यूल्स तुम जल स्टोर करो,
राइबोसोम तो जाके प्रोटीन बनाओ, इस सबका देखभाल न्यूक्लियस करता है। उसके बाद जैसे डीएनए सब बता दिया आपको, उसके बाद समझते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत खचरा होता है, लाइसोसोम बहुत खच्चर होता है। इसका खोज डी डुबे ने किया था, लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। ये इसका काम होता है जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये किसका काम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये कोशिका का पाचन। मान लीजिए कि कोशिका है, ये कोशिका है, ये काम नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का आज हमको मन नहीं है काम करने का। लाइसोसोम क्या कहेगा? तुमको मन नहीं है काम करने का, इधर इधर। ये अपना एंजाइम लेगा, उस पर थोड़ा सा बस छिड़क देगा, बस माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। और कहेगा और कोई भी है, और कोई भी है, और कोई नहीं काम करेगा। इसका काम ये है, अगर कोई काम नहीं किया उस पर सीधा ये अपना एंजाइम छिड़क देगा, बस वो क्या होगा, उस कोशिका का काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोशिका का पाचन भी कहा जाता है, और सुसाइड भी, आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है, आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। इसे एटम बम भी कहा जाता है, इसे एटम बम भी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कोशिका, जो कोशिका काम नहीं करे, लाइसोसोम कहेगा इधर काम नहीं करेगा, सब डर के मारे काम करता है, बहुत खच्चर होता है। ये होता है लाइसोसोम, जो होता है बहुत खच्चरा होता है। कहता है एटम बम कहा जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। आपको पता होगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है, और इसमें लाइसोसोम नहीं पाया। आप बताइए, आरबीसी में अगर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो मरता होगा 120 दिन के बाद, जो मरता होगा वो कहाँ जाता होगा? लाइसोसोम तो है नहीं उसमें, तो क्या जाता है? वहां जाता है एस्पिरिन जाता है, यहाँ स्टोर होता है। एस्पिरिन को पीलिया या तिल्ली भी कहा जाता है, एस्पिरिन ब्लड बैंक जिसको कहा जाता है, वो एस्पिरिन में मर के कहाँ जाएगा? आरबीसी एस्पिरिन में चल जाएगा। और इसके फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसके बारे में। पहले समझते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का खोज बोबरी ने किया था, और ये कोशिका विभाजन पुनर्निर्माण करता है, कोशिका विभाजन बहुत जल्द करता है। और एक करिए लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, और ब्रेन, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। देखते हैं कभी कभी किसी कपार फूट गया, अरे ये कपार फूट गया, क्या होता है जल्दी को कपार क्या होता है? कपार मस्तिष्क जो कहते हैं वो ठीक नहीं हो पाता है। इसमें देखिए 90% न्यूरॉन पाया जाता है, 90% न्यूरॉन पाया जाता है। ये जो 10% है, 10% गिलियल सेल पाया जाता है, 10% गिलियल सेल। देखते हैं 10% गिलियल सेल इतना कोशिका विभाजन कर देता है कि ब्रेन में ट्यूमर नामक कैंसर हो जाता है, ब्रेन में ट्यूमर नामक कैंसर हो जाता है। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रेन में कौन सा सेल 10% पाया जाता है? तो गिलियल सेल पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रेन में ट्यूमर नामक कैंसर किसके कारण होता है? तो 10% गिलियल सेल जो होता है कोशिका ज्यादा विभाजन करता है, इसीलिए ट्यूमर नामक कैंसर हो जाता है ब्रेन। उसके बाद समझते हैं अंतःप्राद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आंतरिक अंकाल, ये जो कोशिका होता है उसको पचक नहीं देता है, ये क्या करता है? एक पिलर का काम करता है, और ये आंतरिक सहायता है, आंतरिक मतलब पचकने उसकने नहीं देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भाग होता है, एक स्मूथ मतलब होता है बसा, रफ मतलब होता है प्रोटीन। स्मूथ मतलब चिपचिपा, जैसे कि चिपचिपा होता है, जैसे हमारे शरीर में देखिए इस जो बसा होता है कि जैसे कि यहाँ देखते होंगे हाथ, ये जो है ये सब क्या है? बसा है। ये जो बसा है, गाल पर जो फुला खुरदुरा सा रहता है वो सब क्या है? बसा है। बसा बहुत जगह बसा होता है। और रफ होता है, रफ ये प्रोटीन का निर्माण करता है। बसा तेल, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, चर्बी हो गई, सब क्या है? बसा। प्रोटीन का निर्माण करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निर्माण करता है। उसके बाद राइबोसोम का खोज पलाइडे ने किया था, प्रोटीन का निर्माण। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम दो टाइप होता है, 70S जो छोटा होता है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और 80S बड़ा होता है जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। इसका वीडियो हम अलग वाले भाग में बनाएंगे, दूसरा पार्ट में बताएंगे। उसके बाद न्यूक्लियस, केंद्रक समझते हैं। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का ब्रेन, पूरे कोशिका के अंग को संभालने वाला व्यक्ति कौन होता है? न्यूक्लियस। व्यक्ति कहिए, कोई दिक्कत नहीं। मालिक कौन होता है? न्यूक्लियस है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी काम है इसको बस आदेश देना है, माइटोकॉन्ड्रिया जाओ ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी शरीर में ऊर्जा परिवहन करो, और भोक्यूस जल स्टोर करो, राइबोसोम प्रोटीन बनाओ। तो ये सब इसका मालिक ही होता है, समझा? कोशिका का ब्रेन भी इसी को कहा जाता है, कंट्रोलर भी इसी को कहा जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर DNA RNA जीन पाया जाता है। इसके अंदर प्रोटीन भी 80% पाया जाता है, प्रोटीन
80% पाया जाता है, और डीएनए 10% पाया जाता है, और अन्य तत्व जो होता है वो भी 10% पाया जाता है। उसके बाद समझते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम तो आपको समझा दी, ये आत्महत्या की थैली होती है, कोई भी काम नहीं करेगा, अंदर कोई काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, इधर माए तनी अपन क्या होगा, अपना क्या होगा, जल अपघटक एंजाइम क्या होगा, छिड़क देगा, जाओ ससुरा मरो जाओ तुम। इसका काम है जो भी अंदर कोशिका के अंदर जो काम नहीं करेगा उसको खत्म कर देना। और कोशिका का पाचन यही समझे, कोशिका का पाचन वही होता है, सुसाइड बैग आत्मथैली लाइसोसोम कहा जाता है। एटम बम भी कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम पाया जाता है उसको एटम बम भी कहा जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी जब मरता है 120 दिन के बाद वो क्या होता है, स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाता है। ये स्प्लीन को प्लीहा या तिल्ली में कहा जाता है। नेक्स्ट क्लिप में दूसरा हम समझें। इस पार्ट में हम लास्ट समझते हैं जीव द्रव, इसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसका खोज पुरकेंजे ने किया था। देखिए समझते हैं, ये कोशिका क्या हुआ, झिल्ली हुआ, कोशिका झिल्ली। इसके जो ऊपर होता है, इसके ऊपर जो परत पाया जाता है एक इस सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसको हम अंदर के भाग क्या कहता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये प्रोटीन का बनाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बनाता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, बना होता है। समझते हैं, ये खोज जीव द्रव का खोज पुरकेंजे ने किया था। तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, समझ अभी समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद इस फिगर में स्ट्रक्चर में समझेंगे। हेक्सेल, हेक्सेल ने जीव द्रव को क्या समझा, जीवन का भौतिक आधार बताया। हेक्सेल ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया। इसमें द्रव जो होता है कोशिका के अंदर 80% जल में होता है। जीव द्रव में क्या होता है, 80% जल होता है। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका जो द्रव होता है कोशिका को सूखने से बचाता है। ये दो टाइप होते हैं, कोशिका द्रव, एक केंद्रिका द्रव। अब समझते हैं स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा इस पार्ट में, उसके बाद आगे वाले पार्ट में हम मार्ग समझेंगे। और आपको बताए थे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों को विस्तार में हम समझे। पहले समझते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट हम क्या पढ़े थे, पहले पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था, ऊर्जा बनाता था। ऊर्जा कैसे बनाता था, पहले श्वसन, उसके बाद क्राफ्ट साइकिल चलता था, 38 एटीपी, 38 एटीपी के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बाद ऊर्जा बनाता था। इसके अंदर के जो दीवार होता है इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते थे। इसके अंदर की दीवार को क्रिस्टी कहा जाता था। इसका काम था ऊर्जा बनाना, इसका काम था ऊर्जा बनाना। उसके बाद आ जाते हैं गोल्जी बॉडी। उसके बाद कौन था, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या काम था, पूरे शरीर में ऊर्जा को पहुंचाना, पूरे शरीर में ऊर्जा को पहुंचाना। जैसे कि हम बोल रहे हैं या काम करें या दौड़ रहे हैं, तो सबसे जहां ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगा गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया के गए, जाओ जहां जहां ज्यादा जरूरी है वहां ऊर्जा पहुंचाओगे। तो गोल्जी बॉडी समझ लिए थे, ये ऊर्जा परिवहन करता है। उसके बाद समझे थे राइबोसोम, राइबोसोम समझ गए थे, ये प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद समझ गए थे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता था, कोई इसमें से कोई भी अगर गड़बड़ कुछ किया तो गुस्सा होकर लाल होकर तुरंत कहे ये चुट्टा तुम काम नहीं करेगा, रुक जा, तुम पे तुरंत जल अपघटक एंजाइम छिड़क देते हैं। तो क्या होगा, तुरंत जल घटक एंजाइम क्या होगा, छिड़क दे, कहेगा जा चुट्टा खत्म हो जा। और सबसे पूछेगा तुम भी नहीं करेगा, तुम भी नहीं करेगा, तब कहेगा सब हम करेंगे। इसीलिए लाइसोसोम का आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। उसके बाद पढ़े थे न्यूक्लियस। सभी का हेड किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको कहते हैं, सबका मालिक न्यूक्लियस। कहेगा गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, जाओ शरीर में ऊर्जा पहुंचाओ। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया तुम क्या कर रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा जा ऊर्जा बनाओ, तुम्हारा काम है ऊर्जा बनाना। राइबोसोम, न्यूक्लियस कहेगा राइबोसोम क्या कर रहा है, कहेगा सर हमको काम क्या है, हमको प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाए। लाइसोसोम पूछेगा, न्यूक्लियस पूछेगा लाइसोसोम और सब ठीक, हाँ और सब ठीक, देखते रहना सब चुट्टा, ये काम नहीं करेगा उस पर बस एंजाइम छिड़क देना। लाइसोसोम कहेगा ठीक है सर एकदम छिड़क देंगे। इसीलिए लाइसोसोम बहुत खतरनाक होता है। और पढ़े थे और वोक्यूल्स के बारे में पढ़े थे।
वोक्यूल्स क्या होता था? वोक्यूल्स होता था क्या? जल को स्टोर रखता था। जैसे हम पानी पीते हैं तो 1-2 लीटर पियेंगे, पेट में स्टोर रहेगा। जो पानी होगा जाके कहाँ स्टोर होगा? वोक्यूल्स में। कहाँ होगा स्टोर? वोक्यूल्स में होगा स्टोर। इसको राजधानी भी कहा जाता था। समझ गए? उसके बाद पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका भी दो टाइप था। इसका भी दो टाइप था, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या बनता था? बसा बनता था, चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ। और रफ में क्या बनता था? प्रोटीन का निर्माण होता था। और लाइसोसोम पढ़ लिए, वोक्यूल्स पढ़ लिए, राइबोसोम पढ़ लिए, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के बारे में समझ। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के विस्तार से, डिटेल से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। धन्यवाद।